हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट के 10th चैप्टर के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसका 9th चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो हमारा चैप्टर नंबर 10 रहने वाला है, जिसमें हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इसके बाद जो हमारा इन्वायरमेंटल साइंस फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसका हमारा जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 10 है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर आपका पूरा शहर कचरे से भर जाए, सड़कें नालियाँ हवा सब जगह सिर्फ गंदगी, क्या हम ऐसे माहौल में जी सकते हैं? ऐसे माहौल में हम बिल्कुल भी नहीं जी सकते। तो स्टूडेंट, यही है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की असली चुनौती। तो आज हम समझेंगे ठोस अपशिष्ट आखिर होते क्या है, इसके प्रकार, प्रबंधन की तकनीकें और दुनिया को हिला देने वाले कुछ मामले। तो यही थे हमारा चैप्टर नंबर 10 का एक छोटा सा इंट्रो। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट का मतलब है ऐसे ठोस पदार्थ जो मानव गतिविधियों से निकलते हैं और जिनकी अब जरूरत नहीं होती, जैसे घर का कचरा, प्लास्टिक, औद्योगिक कचरा आदि। तो ठोस अपशिष्ट का मतलब है वो ठोस चीजें जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है और जिनकी अब हमें जरूरत नहीं होती, जैसे कि घर का कचरा हो गया, प्लास्टिक हो गई, फैक्ट्री का मलबा आदि, ये सभी हो गए। तो ये अपशिष्ट हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं अगर इनका सही प्रबंधन न किया जाए। अगर हम इन्हें सही ढंग से न संभालेंगे तो ये पर्यावरण और हमारी सेहत दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अपशिष्ट के प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अपशिष्ट होता है, आखिर अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, जो वेस्ट होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है घरेलू अपशिष्ट, जिसमें खाना, सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक, कागज आदि, ये सभी हमारे घरेलू अपशिष्ट हो गए। दूसरे आते हैं हमारे औद्योगिक अपशिष्ट, जिसमें फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन, धातु, जहरीले पदार्थ, फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल्स, जहरीला मलबा, तो ये सभी हमारे औद्योगिक अपशिष्ट हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं कृषि अपशिष्ट, जिसमें फसल के अवशेष, रसायन, कीटनाशक, खाद, ये सभी हमारे कृषि अपशिष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं हमारे जैविक अपशिष्ट, जिसमें विघटनीय अपशिष्ट, पत्ते, खाना, जो कि फसल के अवशेष होते हैं, पत्ते, फल, सब्जी का कचरा, ये सभी हमारे जैविक अपशिष्ट हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे अजैविक अपशिष्ट, जिसमें अविघटनीय अपशिष्ट आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातु, तो ये सभी हमारे अजैविक अपशिष्ट हो गए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, जो अपशिष्ट के प्रकार है वे मैंने आपको बता दिया है। तो यही हमारे अपशिष्ट के प्रकार थे: घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट और अजैविक अपशिष्ट। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर ये सारा कचरा बिना सोचे समझे एक ही जगह डाल दिया जाए तो क्या होगा? नतीजा होगा प्रदूषण, बीमारियां और बदबूदार शहर। तो यही था हमारा अपशिष्ट के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अपशिष्ट प्रबंधन का, जिसे हम 5R सिद्धांत भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप 5R का मतलब समझिए, आखिर इसे हम 5R क्यों कहते हैं। तो 5R का मतलब है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज और रिसाइकल। अर्थात जो आर, सभी जो ये पांच तत्व हैं ये आर से मिलकर बने हैं, तो इसलिए हम इन्हें 5R कहते हैं। तो कचरे को संभालने का सबसे आसान तरीका है हमारा 5R, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा रिफ्यूज, मना करना, बेकार चीज़ों को लेने से मना करना, उसे हम रिफ्यूज कहेंगे। उसके बाद रिड्यूस, कमी करना,
तो कम उपभोग करेंगे, तो जितना हो सके उतना कम उपयोग करें। उसके बाद आता है रीयूज, फिर से इस्तेमाल, चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करें। तो जो चीज़ है उसको दोबारा इस्तेमाल करें, पुनः प्रयोग करें। फिर आता है रीपर्पस, नई उपयोगिता, चीज़ों का नया उपयोग ढूंढे। तो जो पुरानी चीज़ है उसका नया काम खोजे, जो अब हमारे काम की नहीं है उसका कुछ नया काम खोजे ताकि वो काम आ सके। और लास्ट होता है हमारा रिसाइकल, पुनर्चक्रण। तो चीज़ों को फिर से कच्चे माल में बदले, तो कचरे को फिर से कच्चे माल में बदले, यही हमारा पुनर्चक्रण होता है। यानी कचरे को बोझ नहीं, संसाधन मानिए और उसका सही तरीके से उपयोग करिए। तो यही था हमारा अपशिष्ट प्रबंधन, यानी कि 5R का सिद्धांत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है असमीकरण, कंपोस्टिंग और लैंडफिल। तो कुछ तकनीकें हैं, जैसे कि दहन हो गई, कंपोस्टिंग हो गई और लैंडफिल हो गई। तो इन तकनीकों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आखिर असमीकरण होता क्या है। तो असमीकरण, जिसे हम दहन भी कहते हैं, ये कचरे को जलाकर नष्ट करना होता है, उसको हम दहन कहते हैं। दूसरा आता है कंपोस्टिंग, जिसमें जैविक कचरों को खाद में बदलना आता है। तो जब जैविक कचरे को खाद में बदलते हैं तो उसको ही हम कंपोस्टिंग कहते हैं। थर्ड हमारा आता है लैंडफिल, जिसमें कचरे को जमीन में भरना, एक आम लेकिन सीमित तरीका। तो कचरे को जमीन में दबाकर निपटाना, ये हमारा लैंडफिल होता है। तो यही हमारी तीन तरह की तकनीकें थे, जिनकी तरीके से जो हम अपशिष्ट है उसको नष्ट कर सकते हैं। पहला दहन के जरिए, दूसरा कंपोस्टिंग के जरिए और तीसरा लैंडफिल के जरिए। तो स्टूडेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पत्ती और गोबर से खाद बनाते थे। तो यही हमारी असली कंपोस्टिंग है। तो ये तो हमारे असमीकरण, कंपोस्टिंग और लैंडफिल हो गए, जो कि हमारी कुछ तकनीकें थी हमारे अपशिष्टों को नष्ट करने की। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है केस स्टडी, लंदन स्मोक। तो अब हम केस स्टडी कर लेते हैं एक लंदन स्मोक के बारे में, जो कि हमारी 1952 में हुई थी। तो दिसंबर 1952 में कोहरे और धुएं ने मिलकर घना स्मोक बना दिया। कोयले का अधिक जलना, कम वायु प्रवाह और ठंडे मौसम के कारण प्रदूषण बढ़ गया। तो कोयले के अत्यधिक उपयोग और कोहरे ने मिलकर भारी स्मोक बना दिया दिसंबर 1952 में। तो 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत और हजारों बीमारी। तो नतीजा क्या हुआ इसका, 4,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों बीमारी पैदा हो गई। तो ये था हमारा लंदन स्मोक 1952। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लॉस एंजल्स स्मोक एपिसोड। तो 1940 में मोटर वाहनों और कारखानों से निकले धुएं ने शहर को ढक लिया। तो कारखानों, कारों और फैक्ट्रियों से धुएं ने शहर को ढक लिया। फोटो में केमिकल स्मोक बना, जिससे आंखों में जलन, सांस में दिक्कतें हुई। तो नतीजा यही हुआ, जो फोटो केमिकल स्मोक था वो उत्पन्न हो गया, उससे लोगों की आंखों में जलन होने लगी और सांस की समस्याएं उसने पैदा कर दी। तो यही था हमारा लॉस एंजल्स स्मोक एपिसोड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भोपाल गैस त्रासदी, जो कि बहुत ही फेमस और सबसे भयावह गैस त्रासदी मानी जाती है, जो कि 1984 में हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीले गैस का रिसा हुआ। तो जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी भोपाल में, उससे जहरीली गैस MIC यानी कि मिक का रिसा हुआ। हजारों लोगों की जान गई, लाखों प्रभावित हुई। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। तो भोपाल गैस त्रासदी से हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग प्रभावित हो गए और ये दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदियों में से भी एक मानी जाती है। तो यही थी हमारी भोपाल गैस त्रासदी, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारे वहीं का ही सीन है भोपाल गैस त्रासदी का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ताजमहल मुद्दा। तो अब हम ताजमहल का संकट देख लेते हैं। तो यमुना किनारे स्थित उद्योगों से प्रदूषण बढ़ा, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा हुई, ताजमहल पीला पड़ने लगा। तो आसपास के उद्योगों से निकले सल्फर डाइऑक्साइड ने अम्लीय वर्षा पैदा करी। तो नतीजा इसका यही निकला कि ताजमहल की जो संगमरमर है वो पीले पड़ने लगी। तो कोर्ट ने आदेश दिया आसपास के उद्योगों को बंद या शिफ्ट करो। तो इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप भी करना पड़ा, क्योंकि जो ताजमहल है वो हमारा एक सार्वजनिक महल है, जो मतलब एक तरीके से हमारी धरोहर के रूप में देखा जाता है। तो इसको सुरक्षित रखना कोर्ट का भी एक काम होता है, तो इसीलिए कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। तो ये तो हमारा ताजमहल मुद्दा हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा मुद्दा आता है वो हमारा गंगा प्रदूषण आता है, जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो धार्मिक, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट से गंगा में भारी प्रदूषण। गंगा प्लान एक्शन शुरू हुआ ताकि सफाई, सीवेज ट्रीटमेंट आदि हो सके। तो गंगा नदी में घरेलू, औद्योगिक और धार्मिक कचरे ने भारी प्रदूषण पैदा किया। इसलिए ही गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, ताकि जो सफाई है वो हो सके गंगा में। तो यही था हमारा गंगा प्रदूषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया वो आया हमारा यमुना प्रदूषण।
तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से भारी मात्रा में सीवेज और औद्योगिक कचरा यमुना में गिरता है। तो दिल्ली के और आसपास के क्षेत्रों से जो निकलने वाला भारी सीवेज है और जो औद्योगिक कचरा है वो सभी यमुना नदी को जहरीला बना रहा है। नदी की ऑक्सीजन खत्म हो रही है, जलीय जीवन खतरे में है। तो आज नदी में जो ऑक्सीजन है वो लगभग खत्म हो चुकी है। तो यही था हमारा यमुना प्रदूषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है चेरनोबिल आपदा। तो अब हम चेरनोबिल आपदा देख लेते हैं, जो कि हमारी 1986 में हुई थी। तो यूक्रेन के परमाणु बिजली घर में विस्फोट हुआ, रेडियोधर्मी पदार्थ हवा में फैले, यूरोप तक असर पड़ा, हजारों लोगों की मौत, क्षेत्र आज भी रहने योग्य नहीं है। तो सोवियत संघ के परमाणु बिजली घर में एक विस्फोट हुआ 1986 में, जिससे कि रेडियोधर्मी पदार्थ पूरे यूरोप तक फैल गए थे। हजारों लोगों की मौत हुई और आज भी जो वो क्षेत्र है वो रहने लायक नहीं है। तो उसको ही हमने चेरनोबिल आपदा कहा है। इसके बाद हमारी एक हुई फुकुशिमा आपदा, जो कि हमारी 2011 में हुई थी, जिसमें जापान में भूकंप और सुनामी के बाद परमाणु संयंत्र में विस्फोट हुआ, रेडियोधर्मी रिसाव हुआ, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ा। तो फुकुशिमा आपदा में जापान में भूकंप और सुनामी के बाद परमाणु संयंत्र 2011 में विस्फोट हो गया, जिसमें जो रेडियोधर्मी रिसाव था उसने पर्यावरण और लोगों को गहरे खतरे में डाल दिया। तो यही हमारी फुकुशिमा आपदा थी। इसके बाद हमारा आता है इंदौर। इंदौर का मुद्दा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैश्विक मॉडल। तो इसे हम स्वच्छता मॉडल भी कह सकते हैं। इंदौर ने सफाई के क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत किया। स्रोत पर कचरा अलग करना, डोर टू डोर कलेक्शन, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग को सफलतापूर्वक लागू किया। तो इंदौर शहर ने पूरे देश को दिखाया कि कचरे का सही प्रबंधन कैसे किया जाता है। घर घर से अलग कचरा संग्रह, डोर टू डोर कलेक्शन, कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग। तो आज जो इंदौर है वो पूरे भारत के लिए आदर्श बन चुका है, क्योंकि इंदौर सबसे कम कचरे वाला शहर घोषित हुआ है अभी। तो यही था हमारा इंदौर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वैश्विक मॉडल या फिर एक स्वच्छता मॉडल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा सारांश, एक छोटे से निष्कर्ष को लेकर आता है। तो इसमें हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश से हम सबसे पहले देखेंगे, यह अध्याय बताता है कि ठोस अपशिष्ट का सही प्रबंधन किस तरह से न केवल पर्यावरण को बचा सकता है, बल्कि जन स्वास्थ्य, जलवायु और वायु की गुणवत्ता को भी बेहतर बना सकता है। तो स्टूडेंट, ठोस अपशिष्ट सिर्फ गंदगी नहीं है, ये हमारी जिंदगी और पर्यावरण के लिए सीधा खतरा है। लेकिन इसका जो समाधान है वो हमारे हाथ में ही है। अगर हम 5R अपनाएंगे, जागरूक होंगे और इंदौर जैसे मॉडल को अपनाएंगे, तो न सिर्फ अपना शहर बल्कि पूरे देश को भी हम साफ सुथरा बना सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिए, कचरे को बोझ नहीं संसाधन समझिए। तो यही था हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। और साथ ही हमारा जो इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट नाम का जो सब्जेक्ट है, इसका हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारे 10th चैप्टर थे, जो कि मैंने आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको समझा दिया है, पूरे एक्सप्लेन कर दिया है एग्जामों पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट के ओल्ड सिलेबस। इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट आएगा वो हमारा अदर कोई सब्जेक्ट आएगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अदर किसी सब्जेक्ट पर आएगी। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले आने वाले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।